हेलो माय लर्निंग निंजास, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की सोशल साइंस का इकोनॉमिक्स का चैप्टर, दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सो गाइज, इकोनॉमिक्स जैसे कि आपका जो बेसिक इकोनॉमिक्स है ना, आप लोग अभी 8th तक पढ़ के आए हैं सोशल साइंस, तब आपका थोड़ा सा पैटर्न अलग था, अब आप 9th में आ चुके हैं। तो आप लोगों को पता है कि आपकी 4 बुक्स हैं, है ना, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड सिविक्स। ओके, सो अब जो है उसमें से हमने इकोनॉमिक्स की बुक ली है। तो उस इकोनॉमिक्स में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे बेसिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक्स में बेसिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? जिसमें आप कुछ ऐसा प्रोडक्शन करते हैं या फिर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है, मनी अर्न कर रहे हैं और अपना लाइवलीहुड स्पेंड कर रहे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूडेड होता है, गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड होती हैं। इसमें पर्सन्स जो है ना, वो काम करते हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, अर्निंग्स करते हैं, खुद का लाइवलीहुड स्पेंड करते हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और इस तरीके से सारी चीजें जो है वो रन होती हैं, है ना। इस चैप्टर में एक्चुअली मैं आपको ये ब्रीफ क्यों दे रही हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में जो है हम बेसिकली इन बेसिक एक्टिविटीज के बारे में समझेंगे। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, चलो। सो द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर जो है ना, एक हाइपोथेटिकल विलेज है। हाइपोथेटिकल मतलब मैं आपको कहूँ एक इमेजिनरी विलेज है। ठीक है, तो आप जिद ना करें कि हमें भी वहां जाके देखना है कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है। इसके इस इमेजिनरी हेल्प से, जो ये इमेजिनरी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है हमारी पालमपुर की, इससे हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, कैसे रन होती हैं, है ना, कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर्स हैं, कौन कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, लोग इन्वॉल्व हैं। तो पालमपुर के एग्जाम्पल से हम लोग ये सारी चीजें समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा। ऑलराइट, चलो। सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू पालमपुर। सबसे पहले हम लोग पालमपुर के बारे में जानते हैं कि जो हमारा हाइपोथेटिकल विलेज है वो कैसा विलेज है। ओके, सो पालमपुर हमारा कैसा विलेज है? पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी चेंज द पेन। यस, पालमपुर कैसा है? हमारा हाइपोथेटिकल विलेज है। इट इज कनेक्टेड टू नियर बाय विलेजेस एंड टाउन्स बाय रोड्स। ठीक है, आसपास के गांव से कनेक्टेड है ना, और प्रॉपर रोड्स भी बनी हुई है। ऑलराइट, सो कनेक्टेड टू नियर बाय विलेजेस एंड टाउन्स, विलेजेस और टाउन्स से कनेक्टेड है बाय रोड से। ओके, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की मैं बात करूं तो जैसे कि बुलॉक कार्ट्स हैं, टोंगाज हैं, ठीक है, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स एंड बसेस आर अवेलेबल। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज में क्या होता है, या तो पर्सन्स, हम खुद, या फिर हमारा जो सामान है, ठीक है, वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है, तो वो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। तो वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अलग अलग हो सकती हैं, बसेज हैं, ट्रक्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है, इसके थ्रू जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। ऑलराइट, सामान और लोग दोनों। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी क्या है, पालमपुर में हमारे पास अवेलेबल है। देन हम लोग बात करें, मोस्ट हाउसेज हैव इलेक्ट्रिसिटी एज वेल। ठीक है, बिजली भी है वहां पर। उसके बाद देयर आर स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स इन द विलेज। ठीक है, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल्स भी हैं, और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए जो हेल्थ फैसिलिटी है वो भी वहां पे अवेलेबल है, हॉस्पिटल की फॉर्म में। फार्मिंग जो है इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्शन मतलब आप देखो, फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं। ऑलराइट, सो फार्मिंग जो है पालमपुर की क्या है, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। अबाउट 75% जो पीपल हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। पालमपुर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उसमें 75% जो पॉपुलेशन है वो कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, फार्मिंग में इन्वॉल्व है, और उसके ऊपर उनका लाइवलीहुड डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये है इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज 4 रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। जब आप कोई प्रोडक्शन करना चाहते हो, ठीक है, जब आप कोई प्रोडक्शन करना चाहते हो, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, इन दोनों को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, 4 रिक्वायरमेंट्स आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्या है, जमीन, लैंड। ओके, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास क्या है, लैंड। कुछ भी आपको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको जमीन तो चाहिए ही है ना, उसके ऊपर ही आप प्रोड्यूस करोगे। आज हम भी जमीन पर ही है ना, लैंड पर है। ठीक है, जो हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, वो सब किसके ऊपर हो रहा है, एक्टिविटीज ये लैंड पे हो रही है। तो लैंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है,
तो लैंड की जब मैं बात करूं, इंक्लूड्स लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। लैंड में क्या क्या है, जमीन भी है और उसके साथ साथ नेचर से मिलने वाले और भी अदर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज को हम इस फैक्टर के अंदर शामिल करेंगे। देन हम लोग बात करें एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, तो वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया या फिर मिनरल्स हो गया, तो ये सब लैंड के अंदर आ जाएंगे। सेकेंड फैक्टर है हमारा लेबर, ठीक है। सेकेंड फैक्टर लेबर की अगर मैं बात करूं तो पीपल हु डू द वर्क आर कॉल्ड लेबर, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, हमारे लेबर्स कहलाएंगे। ऑलराइट, तो दो पढ़ ली हमने, लैंड एंड लेबर। थर्ड है हमारा फिजिकल कैपिटल। यहाँ पे कंफ्यूज होने जैसा माहौल क्रिएट हो सकता है, पर कंफ्यूज होना नहीं है, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे, चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स में अगर हम लोग देखें तो ये काइंड ऑफ आप देखेंगे टैंजिबल चीजें हैं, है ना, आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है। तो देखो बात करते हैं टूल्स की, है ना। टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए, मनी यूज्ड इन प्रोडक्शन, ये तरीके का जो सामान है ना, जिससे आपको कुछ बनाना है तो आपको कुछ मशीनरी चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए, कुछ औजार चाहिए होंगे, ऑलराइट। और फिर आपको कुछ चीजें अगर परचेज करनी है तो आपको मनी भी चाहिए होगी। तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा फिजिकल कैपिटल है, ठीक है। ये कैसा है, हमारा फिजिकल कैपिटल है। इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया है, अगर हम बात करें, सबसे पहला हमारा कौन सा है, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास कौन सा है, फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल उसको बोलेंगे कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको बार बार फ्रीक्वेंटली उसमें बार बार इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आपको कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करना था, फॉर एग्जाम्पल आपको कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री डालनी है ना, उसको आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक बिल्डिंग खरीदेंगे, एक जगह खरीदेंगे, उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनाएंगे। तो क्या आप हर साल जो प्रोडक्शन करोगे या हर महीने जो प्रोडक्शन करोगे, क्या आप उसके लिए बार बार जमीन खरीदोगे, क्या आप उसके लिए बार बार आप बिल्डिंग्स बनाओगे, नहीं। आपने एक बार बनाया, आप उसी बिल्डिंग में अपना जो काम है उसको जारी रखोगे, कंटिन्यू करोगे, ठीक है। अब उसी बिल्डिंग में आपको कपड़ा बनाने के लिए मशीन्स चाहिए, है ना, इतनी महंगी मशीन्स आती हैं वो, ठीक है। तो क्या वो मशीन्स आप बार बार परचेज करोगे कि सपोज ये एक सिंगल क्लॉथ मैंने बना दिया, अब नया क्लॉथ बनाने के लिए नई मशीन खरीदेंगे, नहीं ना। आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया, एक बार में मशीन खरीद ली, बार बार वही मशीन आपको बार बार काम आएगी आपके प्रोडक्शन में, अनटिल अनलेस उसमें कोई टेक्निकल खराबी ना आ जाए, है ना। तो ये जो चीजें हैं ना, इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आप उससे बार बार प्रोडक्शन कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ द टाइम्स, ओके। सो इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। सो अब देखो इसका यूज जो होता है फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों तक जो है आप फिक्स्ड कैपिटल का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल्स कौन कौन से हमारे पास, टूल्स हैं, मशीन्स हैं, बिल्डिंग्स हैं और ट्यूबवेल्स हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल हमारा वो कैपिटल है जो इन्वेस्ट करने पे, मतलब जिसको आपने खरीदा, यूज किया, वो खर्च हो गया, अब आपको नया चाहिए होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि मैंने एक कपड़े को बनाने के लिए एक मैंने कॉटन लिया था, है ना, या एक रॉ मटेरियल जो भी मैंने लिया था, कॉटन से फिर धागा बना, फिर कपड़ा बना, ठीक है, तो फैब्रिक बना। सो आप देखो उस कपड़े के लिए जो मैंने रॉ मटेरियल लिया, फॉर एग्जांपल मैंने कॉटन लिया, तो उससे एक मैंने लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉटन लिया, उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉटन से मेरा लिमिटेड अमाउंट ऑफ कपड़ा बना, पर मुझे और प्रोडक्शन करना है क्योंकि मेरा बिजनेस है, मुझे रन करना है, मुझे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो मेरे को और कॉटन की जरूरत पड़ेगी और प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल। मतलब मैं जितना खर्च करती जाऊंगी, जितना प्रोडक्शन करती जाऊंगी, मुझे उसकी और जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया वर्किंग कैपिटल। तो एक हो गया मेरा रॉ मटेरियल। देन सेकंड इज मेरा पैसा, ठीक है, मनी, पैसा, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल वो जो रॉ मटेरियल मैंने खरीदा ना, ठीक है, फर्स्ट टाइम में जो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा उससे मैंने कपड़ा बना दिया, पर वो मटेरियल खरीदने के लिए मुझे क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था, ठीक है। मैंने एक इतना सा, है ना, फॉर एग्जाम्पल ये अमाउंट आप काउंट करो, इतना मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, कॉटन खरीदा, इससे मैंने कपड़ा बनाया, इसको मैंने बेच दिया, ठीक है। अब मुझे नया कॉटन चाहिए, नए कॉटन के लिए नया पैसा चाहिए, ठीक है। तो रॉ मटेरियल और मनी मिलके मेरा क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल हो जाएगा, जो मुझे प्रोडक्शन में बार बार रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। सो इसके अगर हम लोग देखें, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, यूज्ड अप ड्यूरिंग प्रोडक्शन के दौरान वो क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, ठीक है। और इसकी आपको बार बार रिक्वायरमेंट रहेगी। एग्जांपल्स क्या रहेगा, रॉ मटेरियल रहेगा और मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल भी जितना प्रोडक्शन करोगे उतना खर्च होता जाएगा, मनी भी आपको पूरे प्रोसेस में रिक्वायर्ड रहेगी, ठीक है। तो जो मुझे पूरे प्रोसेस में बार बार रिक्वायर्ड रहेगी वो मेरा वर्किंग कैपिटल रहेगा, और जो मुझे पूरे प्रोसेस में सिर्फ एक बार परचेज करने की रिक्वायरमेंट है, एक बार इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है, वो मेरी कौन सी हो जाएगी, फिक्स्ड कैपिटल हो जाएगी,
ठीक है, आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। देन हम लोग बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग, ह्यूमन कैपिटल की। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरा पैसा है, ये जो मैंने जमीन खरीदी, ये मैंने बिल्डिंग बनाई, ये मैंने मशीन लगाई, ठीक है, ये जो मेरा रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से जो मेरा फिनिश्ड गुड बन रहा है, जो मेरा पैसा है, ठीक है, क्या ये सब अपने आप चीजें काम कर रही हैं क्या? इन चीजों को कौन चला रहा है, कौन यूज कर रहा है, किसमें इतना दिमाग है कि इन सारे रिसोर्सेस को मुझे कैसे यूज करना है, कैसे क्या प्रोडक्शन करना है और कितना प्रॉफिट जनरेट करना है, कैसे ट्रेड करना है, इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? इसके लिए रिक्वायरमेंट है ह्यूमन की, ठीक है। तो ह्यूमन भी क्या हो गया, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया प्रोडक्शन में। ऑलराइट, सो ह्यूमन कैपिटल क्या कहलाएगा, ह्यूमन की नॉलेज, स्किल, एंटरप्राइजेज नीडेड टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन, ठीक है। तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है जब आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी लोग, सबसे पहला क्या है, लैंड, ठीक है, सबसे पहला क्या हो गया, जमीन, लैंड। सेकंड क्या है, लेबर, ऑलराइट। उसके बाद थर्ड हमारे पास क्या है, फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के भी दो पार्ट्स हैं, पहला है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा है वर्किंग कैपिटल, एंड लास्ट फोर्थ कौन सा है हमारा, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ह्यूमन का नॉलेज, इंटेलिजेंस, स्किल्स, तब जाके जो है ये सारे रिसोर्सेज यूज हो पाएंगे। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास फार्मिंग इन पालमपुर, ठीक है। पालमपुर में अभी हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द पीपल है जो है वो किसमें इन्वॉल्व है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ऑलराइट, तो इसकी जब मैं बात करूं, फार्मिंग इन पालमपुर की जब मैं बात करती हूं, तो फार्मिंग क्या है, एक मेन एक्टिविटी है, ठीक है। फार्मिंग क्या है, एक मेन एक्टिविटी है। लैंड अंडर कल्टीवेशन इज फिक्स्ड। ऑलराइट, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। यस, ओके, लेट्स स्टार्ट वापस, है ना। सो हम लोग पढ़ रहे थे, पालमपुर की बात कर रहे थे। पालमपुर में क्या है, फार्मिंग जो है, बहुत सारे लोग जो है, 75% पॉपुलेशन जो है वो किसके अंदर इन्वॉल्व है, फार्मिंग के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। तब उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फार्मिंग क्या है, एक मेन एक्टिविटी है। लैंड अंडर यूज्ड कल्टीवेशन इज फिक्स्ड। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ, सपोज मेरे पास ये स्क्वायर एरिया है, ठीक है, जहां पे अभी मैं खड़ी हूँ, ठीक है, ये मेरे पास स्क्वायर एरिया है, ये मेरा एरिया है, मतलब इसको मैं बोल रही हूँ ये वर्षा का एरिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं पालमपुर की बात करूँ, है ना, या मैं इंडिया की बात करूँ सबसे पहले, ठीक है। तो इंडिया के पास एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ठीक है। देन उसमें मैं बात करूँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उनके पास अपना अपना एरिया है, सबके पास अपना अपना एरिया है। वैसे ही पालमपुर के पास अपना खुद का एरिया है, ठीक है। तो वो एरिया क्या है, उसके पास लिमिटेड है, फिक्स्ड है। ऐसा तो नहीं पालमपुर बोलेगा कि नहीं नहीं मुझे तो और ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करना है, मैं तो पंजाब में जाके क्रॉप प्रोडक्शन करूंगा, नहीं कर सकता, ठीक है। तो पालमपुर के पास लैंड क्या है, कल्टीवेशन के लिए यानी फसल उगाने के लिए जो लैंड है वो क्या है, लिमिटेड है। ओके, अब मैं बात करती हूँ, नो मोर लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग, ठीक है। इससे ज्यादा लैंड, मतलब जो उनके पास अभी एग्जिस्ट कर रही है उससे ज्यादा लैंड जो है फार्मिंग के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है, यानी पालमपुर के लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। देयरफॉर मैं बात करूं, प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग लैंड मोर एफिशिएंटली, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि अगर मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, ठीक है, अगर मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरे पास अवेलेबल लैंड है उसका मैं कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकती हूँ, ठीक है, तब जाके ही मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि लैंड को इंक्रीज करने का तो ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि वो फिक्स्ड है, तो मुझे कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करने होंगे जिससे कि मेरा प्रोडक्शन क्या हो, इंक्रीज हो जाए। ऑलराइट, तो ये किसके क्या है, फार्मिंग इन पालमपुर है। देन हम लोग बात करते हैं अब अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए पालमपुर कर क्या रहा है ना। पालमपुर के फार्मर्स क्या कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, मल्टीपल क्रॉपिंग, फार्मर्स ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ ईयर। लैंड क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। एक साल के टाइम ड्यूरेशन में उस फिक्स्ड लैंड पर वो लोग क्या करते हैं, एक से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो करते हैं। एक से ज्यादा क्रॉप्स कैसे ग्रो करेंगे, थोड़ा सा टाइम देना, अभी आगे समझ में आएगा, ठीक है, वेट। सो दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। इट हेल्प्स इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड। सेम लैंड पे मल्टीपल क्रॉपिंग से प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। Most farmers in Palampur follow this method because land available for cultivation is limited. मैं आपको यही बता देती हूँ, लैंड जो है वो मेरे पास क्या है, लिमिटेड है। अब उस लिमिटेड लैंड पे मैं प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाऊं, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक साल के अंदर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे अलग अलग फसल ग्रो कर रही हूँ, ताकि मेरी किसी भी फसल को मौसम के हिसाब से कोई हार्म भी ना हो
और मैं मौसम के अकॉर्डिंग अगर फसल को उगाऊंगी तो मेरा प्रोडक्शन भी क्या होगा, अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगा। क्योंकि हर फसल को अलग क्लाइमेट वेदर चाहिए होता है, हर फसल की उगने की कंडीशंस अलग अलग होती है, ग्रो होने की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। इसलिए मैं समर में अलग क्रॉप ग्रो करूंगी, मैं विंटर में अलग क्रॉप ग्रो करूंगी, मैं मॉनसून में अलग क्रॉप ग्रो करूंगी। ठीक है, तो जब मैं अलग वेदर के हिसाब से, सीजन्स के हिसाब से जब मैं क्रॉप ग्रो कर रही हूँ तो मेरा कोई नुकसान भी नहीं होगा और मेरा प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक साल में अलग अलग फसल ग्रो कर रही हूँ मेरे पास जो लिमिटेड लैंड है उसके ऊपर, है ना। इसको मैं क्या बोलूंगी, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलूंगी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंक्रीजेस प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम लैंड। मेरे पास लैंड लिमिटेड थी पर मैंने अपनी टेक्निक चेंज की और मैंने क्या किया, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। ओके, वाइडली प्रैक्टिस्ड इन पालमपुर। पालमपुर में बहुत बड़े लेवल पे मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो प्रैक्टिस की जाती है। ऑलराइट, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर। देखो आई गया, ठीक है। सो अब मैं बात करूं पालमपुर में कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं, तो मैं बात करती हूँ रेनी सीजन की। ठीक है, रेनी सीजन की बात करूं, बारिश वाले मौसम की, ठीक है, जो अभी चल रहा है हमारा। फार्मर्स ग्रो जोवार एंड बाजरा। फार्मर्स कौन सी फसल ग्रो कर रहे हैं, जोवार एंड बाजरा ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, दीज क्रॉप्स आर मेनली यूज्ड एज कैटल फीड। कैटल को फीड करने के लिए भी वो लोग इस फसल का यूज करते हैं। अक्टूबर एंड दिसंबर की बात करूं तो फार्मर्स पोटैटो ग्रो करते हैं ऑन द सेम लैंड आफ्टर द खारिफ क्रॉप इज हार्वेस्टेड। ठीक है, खारिफ क्रॉप हार्वेस्टेड मतलब खारिफ क्रॉप ग्रो हो चुकी है, कटाई हो चुकी है। अब जो क्रॉप ग्रो हो रही है वो कौन सी हो रही है, पोटैटो ग्रो हो रही है अक्टूबर से दिसंबर में। फिर उसके अलावा और जो सीवियर विंटर्स आते हैं उसमें राबी, उसको राबी क्रॉप बोलते हैं, उस टाइम पे जो फसल ग्रो होती है उसको राबी बोलते हैं। उसमें फार्मर्स क्या ग्रो कर रहे हैं, वीट ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि पूरे साल भर में जैसे जैसे सीजन बदल रहे हैं वैसे वैसे अलग अलग क्रॉपिंग पैटर्न को वो लोग अपना रहे हैं और फिर अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं लिमिटेड लैंड पे। ऑलराइट, अब मैं आगे देखूं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या है, मॉडर्न नाम क्यों है, क्योंकि आप देखो फार्मिंग जो है बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, जब से लेके हम देखे ह्यूमन एग्जिस्ट कर रहा है। पहले तो हम लोग क्या थे, रॉ मटेरियल्स जो भी नेचर से जैसा भी रॉ मिल गया वैसा ही खा लिया। ठीक है, फिर धीरे धीरे फायर के बारे में पता चला। ठीक है, उसका आविष्कार हुआ। फिर धीरे धीरे हम लोग क्या करने लगे, उस फूड को कुक करने लगे, है ना। फिर हमने फिर फसलें उगाना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, फार्मिंग स्टार्ट हो गई, सेटलमेंट प्रॉपर सेटलमेंट करने लग गए उसके चक्कर में। ठीक है, तो फार्मिंग का मतलब बहुत ही पुराना एंशिएंट टाइम से, जब से लेके हमारे पूर्वज तब से लेके फार्मिंग चलती आ रही है। तो उस टाइम पे जो है हमारे कुछ जो जिस हिसाब से हम लोग फार्मिंग कर रहे थे, जिस टूल्स टेक्निक्स के थ्रू हम लोग फार्मिंग कर रहे थे वो हमारे ट्रेडिशनल मेथड से। बट क्योंकि अभी का जो क्लाइमेट और वेदर है हमारा वो पुराने टाइम से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, सॉइल जो है हमारी उतनी फर्टिलिटी अभी उसकी नहीं है। ठीक है, और वाटर जो है ना, वाटर भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो कि फसल उगाने के लिए हमको चाहिए होता है। ठीक है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी भी हम देखें आज कहीं कहीं है, कहीं कहीं पे नहीं है ना। तो इसीलिए ये कुछ जो दिक्कत परेशानियां आ रही थी ट्रेडिशनल मेथड्स में फार्मिंग के, उसको हटा के साइडलाइन करके कौन से ऐसे मेथड्स यूज किए गए जिससे प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, है ना। तो उसको हम लोग बोल रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो फार्मर्स क्या यूज कर रहे हैं, फार्मर्स यूज कर रहे हैं HYV सीड्स, यानी हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटी मतलब जो आपको बहुत ज्यादा आउटपुट जनरेट करके दे। ओके, तो ये हो जाएगा हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। देन मैं बात करूं केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना। अब ये जो बीज है, ये जो बीज है, ये HYV सीड्स जो है, बहुत हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि इनको क्या लग जाए, कीड़े वीड़े लग जाए, है ना, फसल खराब हो जाएगी। तो इसलिए उसको बचाने के लिए और उसके अलावा आप देखें कि जो हमारी जो सॉइल है ना, उसकी फर्टिलिटी को केमिकली और एनहांस करने के लिए, है ना, हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड। पेस्ट से बचाने के लिए पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर से क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन और ज्यादा अच्छा होगा उसके लिए। ठीक है, उसके बाद में बात करूं ट्यूबवेल फॉर इरिगेशन, है ना। पानी मैंने कहा बहुत एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। तो इरिगेशन को हम लोग अब सिर्फ हम लोग बारिश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि बारिश आएगी पानी मिलेगा तो ही फसल जो है उसको मतलब वो ग्रो कर पाएगी। बारिश के ऊपर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं है, अब हम लोग एक्सटर्नली जो है इरिगेशन फैसिलिटीज को हम लोग डेवलप कर चुके हैं, है ना। ट्यूबवेल्स जैसे है फॉर एग्जाम्पल, तो एक्सटर्नली जो है हम लोग क्रॉप को पानी दे रहे हैं, इरिगेट कर रहे हैं, जिससे भी क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स है, ये कौन से मेथड्स है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है, जिससे कि आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कहाँ की बात हो रही है, जगह तो नहीं भूले, पालमपुर की बात हो रही है। ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, ठीक है, तो जब आप देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स हुआ था, ठीक है,
HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स का जब इंट्रोडक्शन हुआ था, ग्रेटली इंक्रीज्ड वीट प्रोडक्शन, ठीक है, इससे जो है वीट का प्रोडक्शन क्या हुआ, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ था। फार्मर्स विथ लार्ज लैंड होल्डिंग्स बेनिफिटेड द मोस्ट, और जिसके पास ऐसे फार्मर्स, ऐसे किसान जिनके पास बहुत बड़ा लैंड होल्डिंग था, है ना, बहुत ह्यूज लैंड होल्डिंग था, उनको क्या हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। क्योंकि आप देखो, बहुत जितना बड़ा लैंड है ना, उतना ज्यादा आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब आप उसमें उतनी ही अच्छी वेराइटी के सीड्स दोगे, फर्टिलाइजर्स यूज करोगे, पेस्टिसाइड्स यूज करोगे, इरिगेशन फैसिलिटी दोगे, तो अकॉर्डिंगली क्रॉप प्रोडक्शन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जितना ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होगा, आप क्या करोगे, उस फसल को मार्केट में बेचोगे, मार्केट में बेचोगे तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट जनरेट करोगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा बड़ा लैंड होल्डिंग, उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप देखें, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज हुए, उससे वीट प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ, और जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड थी उसको भी बहुत ज्यादा अल्टीमेटली बेनिफिट हुआ। अब इससे प्रॉब्लम क्या आई, है ना, प्रॉब्लम की बात करें, ठीक है, तो प्रॉब्लम अगर हम लोग देखें, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स जो है कैन रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। जो हमारी सॉइल है, जो हमारी मिट्टी है ना, जिसमें हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप ग्रो करते हैं, उसमें उसकी खुद की नेचुरल फर्टिलिटी होती है, जो कि क्रॉप को ग्रो करने में हेल्प करती है। सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, बट जब हम एक्स्ट्रा क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जब हम लोग एक्स्ट्रा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, तो वो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको हार्म करते हैं। तो इसलिए जितना ज्यादा आप केमिकल यूज करोगे, उतना ज्यादा सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, है ना। एक तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। देन उसके बाद ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर में क्रिएट वाटर शॉर्टेज इन फ्यूचर। अभी मैंने आपको बताया इरिगेशन कैसे हो रहा है, ट्यूबवेल्स वगैरह से हो रहा है, ठीक है। तो इन सारे प्रोसेसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर क्या होता है, आप देखो, आपका जो ये सरफेस है, ठीक है, ये सपोज आपका सरफेस है, सरफेस के आपके नीचे जो है वो क्या मिलता है, पानी मिलता है, ठीक है, सरफेस के नीचे पानी मिलता है। तो यहाँ पे आप खोद के, ठीक है, फिर यहाँ पे आपने एक ऐसा हैंडपंप जैसा लगा लो, ट्यूबवेल जैसा लगा लो, ठीक है। तो यहाँ से आप सरफेस के नीचे जाके आप क्या कर रहे हो, ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करके अपनी फसलों को इरिगेट कर रहे हो, अपने खेत को इरिगेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हो। अब ये ग्राउंड वाटर में पानी कहाँ से आया, ग्राउंड वाटर में पानी आता है बारिश से। बारिश होती है, पानी धरती पे आता है, ठीक है, सॉइल क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। जब पानी को वो एब्जॉर्ब कर रही है तो पानी जा रहा है नीचे, तो इसी को बोलते हैं ग्राउंड वाटर। अब हम क्या करते हैं, इस ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए हम लोग ग्राउंड वाटर का यूज कर रहे हैं। बट बारिश नहीं हो रही है उतनी, है ना, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्राउंड वाटर बन किससे रहा था, जनरेट किससे हो रहा था, उसका लेवल अप कैसे हो रहा था, बिकॉज ऑफ बारिश, है ना। बारिश कम हो रही है, बारिश उतनी स्पीड से नहीं हो रही है जितनी स्पीड से हम लोग ग्राउंड वाटर यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ग्राउंड वाटर का लेवल क्या हो रहा है, दिन ब दिन नीचे होता जा रहा है, ठीक है। ग्राउंड वाटर का लेवल क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इसलिए ये बोल रहे हैं ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर से क्या होगा, मे क्रिएट वाटर शॉर्टेज इन फ्यूचर, कि जिस स्पीड से हम लोग अभी ग्राउंड वाटर को लिए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं, इससे आने वाले फ्यूचर में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, वाटर की शॉर्टेज हमको फेस करनी पड़ सकती है। ऑलराइट, चलो अब आगे देखो, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर। अब मैंने आपको बोला कि पालमपुर में लैंड क्या है, एकदम फिक्स्ड है, ठीक है, क्योंकि पालमपुर का एक सर्टेन एरिया होगा, जोग्राफिकल एरिया होगा, उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ लैंड है ना। तो वो जो लैंड है वो क्या है, फिक्स्ड है। अब जो लैंड एग्जिस्ट कर रही है पालमपुर में, और जितने भी फार्मर्स हैं उसके बीच में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हो रखा है, ओके, उसको समझते हैं। तो लैंड इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ऐसा नहीं है कि मुझे भी इक्वल, सपोज फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे भी 2 हेक्टेयर मिल गया, मेरी दोस्त को भी 2 हेक्टेयर मिल गया, मेरे पड़ोसी को भी 2 हेक्टेयर मिल गया, सबको 2-2 हेक्टेयर मिल गया, जितने भी फार्मर्स हैं। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास थोड़ी कम है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ऐसा सिनेरियो है। तो लैंड क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अ फ्यू लार्ज फार्मर्स ओन मोस्ट ऑफ द लैंड, ठीक है। देखना, आपको स्टेटमेंट समझ में आएंगे। कुछ कम लोगों के पास बहुत सारी जमीन है, ठीक है, समझना, सबके पास तो बहुत सारी जमीन नहीं हो सकती है, इसलिए कुछ कम लोगों के पास बहुत सारी जमीन है। मेनी फैमिलीज आर लैंडलेस और हैव वेरी स्मॉल प्लॉट्स, और बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो लैंडलेस है, मतलब जिसके पास जमीन ही नहीं है, या अगर थोड़ी बहुत जमीन है तो भी उसका क्या है, साइज बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल प्लॉट है, ओके।
स्मॉल फार्मर्स जो हैं ऑफन फेस डिफिकल्टी अरेंजिंग मनी फॉर फार्मिंग। उसके बाद जो छोटे किसान हैं, छोटे किसान हम लोग किसको बोल रहे हैं, जिनके पास इनकम रिसोर्सेज बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप देखिए जिनके पास लैंड भी बहुत कम है ना, उनके पास पैसा भी नहीं है कि वो जो उनके पास लैंड है उसके ऊपर वो उतना सफिशिएंट अमाउंट में इन्वेस्ट करके कल्टीवेशन कर सके, स्मॉल फार्मर हम लोग उसको बोल रहे हैं। तो स्मॉल फार्मर्स को क्या देखना पड़ता है कि उनके पास मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है कि उनके पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से वो ज्यादा मतलब अपने लिए अपने कल्टीवेशन के लिए इन्वेस्ट कर सके, ठीक है, ज्यादा इन्वेस्ट कर सके। तो उनको जो रॉ मटेरियल, जो मैंने आपको बताया था ना, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो वो पैसा भी मतलब वो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी, बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड खरीदने के लिए उनके पास क्या है, पैसा नहीं होता है ना। तो इस सारे सिनेरियो में वो लोग क्या करते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, जो गरीब किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो होता है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग पालमपुर के बारे में पढ़ रहे हैं। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने देख लिया कि बहुत ही कम लोगों के पास बहुत सारी जमीन है और बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम जमीन है, ठीक है। तो ये सारा हमने देख लिया। इसके बाद हम लोग देखें लेबर इन पालमपुर, ठीक है। पालमपुर में लेबर की बात करें, लेबर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था, हमने देखा था, है ना। 4 फैक्टर्स देखे थे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, है ना। सो उसमें अब हम लोग लेबर की बात करें, सेकंड पॉइंट की बात करें, फार्म लेबरर्स, यानी जो खेतों में काम करने वाले जो लेबरर्स हैं वो कौन है, तो वर्क ऑन अदर्स फील्ड फॉर वेजेस, वेजेस मतलब होता है सैलरी, है ना। तो फार्म लेबरर्स वो हैं जो किसी दूसरे के खेत पे काम करते हैं सैलरी के लिए, ओके। वेजेस में बी पेड इन कैश और काइंड, जो उनको सैलरी मिल रही है ना, हो सकता है उनको पैसा मिल जाए, कैश मिल जाए डायरेक्ट, या फिर काइंड। काइंड का मतलब ऐसा होता है कि सपोज उन्होंने किसी खेत में, है ना, किसी खेत में उन्होंने गेहूं उगाया, तो जितना भी प्रोडक्शन हुआ इसका एक छोटा सा पार्ट उनको, जो लेबरर है ना, जो काम कर रहे हैं, उसमें उस पूरे प्रोडक्शन में एक छोटा सा पार्ट उस लेबर को और उसकी फैमिली के लिए उसको दे दिया जाएगा। तो ये होता है कि कैश के अलावा किसी और चीज में उसको पे करना, ठीक है। तो पे कैसे, किस तरीके से हो रहा है, 2 मेथड से पे किया जा रहा है, सैलरी 2 मेथड से मिल रही है, या तो कैश में मिल रही है या फिर काइंड में मिल रही है। उसके बाद हम लोग बात करें, देयर आर मेनी लेबरर्स बट लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटीज, है ना। अब बात यह है कि बहुत सारे लेबरर्स हैं, है ना, काम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बट उनके लिए उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है वहां पे, है ना, उतने उनके लिए क्या है, उतना सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो कुछ कुछ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट भी देखना पड़ रहा है ना, ये भी एक सिनेरियो है। या फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलेगा, या आप थोड़ा हायर क्लास में देखेंगे कि जहाँ पे जरूरत से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, ओके। तो आप देखिए बहुत सारे लोग हैं पर उनके लिए क्या है, लिमिटेड वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं। देयर लिविंग कंडीशंस आर जनरली डिफिकल्ट, और जिस कंडीशंस में, जिस हालात में वो लोग रह रहे हैं, वो आप देखेंगे जनरली क्या है, डिफिकल्ट है। ऑब्वियस सी बात है, काम नहीं है, अर्न कैसे करेंगे, 2 वक्त का खाना मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अगर जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है तो उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए मनी नहीं है, तो बहुत सारी हार्डशिप्स जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, ओके। अब ये हो गया लेबर। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। कैपिटल मतलब आपको खेती करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले तो आपको पैसा चाहिए, है ना, पैसा चाहिए ताकि आप क्या करो, आप बीज खरीद सको, आप फर्टिलाइजर्स खरीद सको, है ना, पेस्टिसाइड्स खरीद सको। तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो आपको ये कैपिटल कहाँ से मिलेगा, है ना। तो अब हमारे पास 2 केस है, हमने देखा एक लार्ज फार्मर्स हैं, लार्ज फार्मर्स मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा बड़ी जमीन है, और एक स्मॉल फार्मर्स है जिनके पास बहुत ही कम जमीन है, या फिर वो एक लेबर की तरह काम करते हैं किसी और के खेत में, ओके। तो एक तरफ हमारे पास स्मॉल फार्मर्स है, एक तरफ हमारे पास लार्ज फार्मर्स है। स्मॉल फार्मर क्या कर रहे हैं, मनी को बोरो करते हैं, यानी उधार लेते हैं, ठीक है। स्मॉल फार्मर क्या करते हैं, मनी को बोरो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, किससे, लार्ज फार्मर से। तो क्या लार्ज फार्मर के पास इतना ज्यादा पैसा है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा बड़ी जमीन है, तो प्रोडक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा प्रोडक्शन है कि खुद के और खुद की फैमिली के लिए अलग से रख भी दें तो भी उनके पास इतना प्रोडक्शन है कि वो मार्केट में बेच के अपना मुनाफा कमा सकते हैं, अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉफिट का वो लोग क्या करते हैं, ऐसे छोटे किसान को उधार भी देते हैं, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर्स क्या है, वो या तो लार्ज फार्मर्स पे, या फिर ट्रेडर्स पे, या फिर मनी लैंडर्स जो पैसा उधार देते हैं, है ना, उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। और उसके बाद क्या है, जो उन्होंने उधार लिया है स्मॉल फार्मर्स ने, उस उधार पे उनको क्या चुकाना पड़ता है, ब्याज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो आप देखेंगे नॉर्मली बहुत ज्यादा हाई होता है ना, बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट उनको पे करना पड़ता है। और उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी क्या है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होते हैं, है ना, कि भाई मतलब किसी की दादा और परदादा की जमीनें पड़ी हों, ऐसा भी कुछ माहौल उनके पास नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्मॉल फार्मर की कंडीशंस है।
अब हम लोग देखते हैं लार्ज फार्मर्स। लार्ज फार्मर्स के पास क्या होती है, खुद की अपनी सेविंग्स होती हैं। वो सेविंग्स कहाँ से आई, जो उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया था ना, बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है, खुद के लिए रखा, फिर एक्स्ट्रा बेच दिया मार्केट में, तो जो मार्केट में बेचा उससे क्या हुआ, मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो उनकी क्या हो जाएंगी, सेविंग्स हो जाएंगी। तो वो सेविंग्स को वो लोग जमा भी करते हैं। कुछ बहुत सारी सेविंग्स होती है, बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारा प्रॉफिट होता है, तो उसको वो कुछ तो जमा करते हैं, कुछ का वो लोग क्या करते हैं, उधार देते हैं, कुछ का वो लोग क्या करता है, उससे कोई औजार खराब हो गया है, कोई मशीन खराब हो गई है तो वो खरीद ली, है ना, या फिर अब नई फसल उगानी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा, बीज, केमिकल, पेस्टिसाइड चाहिए होगा, उसके लिए यूज कर लिया। इस तरीके से जो लार्ज फार्मर्स है अपने, उनके पास क्या होता है, उनके पास खुद की सेविंग्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उस सेविंग से खुद के सीड्स खरीद सकते हैं, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी आराम से खरीद सकते हैं, ओके, और वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स हो गए, और ये स्मॉल फार्मर्स हो गए, ओके। अब हम लोग बात करते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन, ठीक है। सरप्लस फार्म प्रोडक्शन की मैं बात करूं, सरप्लस मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो हो रहा है, कि आपने इतना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है कि आपकी फैमिली के कंजम्पशन के बाद भी आपने यूज कर लिया, उसके बाद भी वो आपके लिए क्या है, एक्स्ट्रा है, और उस एक्स्ट्रा को आप क्या करते हो, मार्केट में बेचते हो और प्रॉफिट जनरेट करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। तो द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन लेफ्ट आफ्टर मीटिंग द फार्मर्स फैमिली नीड्स, है ना, कि आपका टोटल प्रोडक्शन जितना भी हुआ है उसका वो पार्ट जो बच गया है ना, और बचा कैसे है, आपने खुद ने कंज्यूम कर लिया है, अपने लिए रख लिया है, पर एक्स्ट्रा बच गया है, उसको बोलेंगे सरप्लस, ठीक है। तो स्मॉल फार्मर्स जो है यूजुअली हैव लिटिल और नो सरप्लस। जो छोटे किसान हैं, या तो उनके पास सरप्लस होता ही नहीं है, या होता भी है तब भी बहुत ही छोटा सा, है ना, बहुत ही कम होता है। लार्ज फार्मर्स के पास बहुत ज्यादा सरप्लस होता है, वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वीट को मार्केट में बेच के क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। सरप्लस को बेचने से जो प्रॉफिट आता है आर ऑफन री इन्वेस्ट इन फार्मिंग, उसको दोबारा से फार्मिंग में वो लोग री इन्वेस्ट कर देते हैं। अभी हमने इसको लास्ट स्लाइड में समझा था, ओके। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये तो सारा हमने देख लिया फार्मिंग एक्टिविटीज, है ना, मतलब मैंने आपको बताया कि पालमपुर में जो 75% लोग हैं वो किसमें इन्वॉल्व है, फार्मिंग एक्टिविटीज में लोग हैं इन्वॉल्व है, पर बाकी के जो 25% है वो भी तो कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, तो वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी वाला काम कर रहे हैं। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो खेत से रिलेटेड नहीं है ना, जो क्रॉप कल्टीवेशन से रिलेटेड नहीं है, उसके अलावा जो काम है, तो हम लोग उसको रीड कर लेते हैं। अबाउट 25% ऑफ द पॉपुलेशन जो है आर एंगेज इन द एक्टिविटीज अदर देन फार्मिंग, ठीक है, जो फार्मिंग के अलावा दूसरी एक्टिविटीज में क्या है, इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, डेयरी, है ना, आप देखेंगे काफी सारे लोग जो है कैटल स्टॉक रखते हैं, है ना, लाइफ स्टॉक रखते हैं, फिर उनका ध्यान रखते हैं, फिर उनसे जो प्रोडक्ट्स मिलता है उनको मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे मैनी फैमिलीज जो है वो क्या रखती हैं, बफेलोज और काउज रखती हैं, फिर उनसे जो मिल्क वगैरह मिलता है या जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, उनको मार्केट में सेल करती है। तो ये फार्मिंग एक्टिविटी तो नहीं है ना, तो ये क्या होगी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होगी। देन हम लोग बात करें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी आप देखेंगे कि आप घर पे, है ना, आप थोड़ा बहुत क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो किसी चीज का, सपोज कोई टोकरी बना रहा है ना, कुछ भी ऐसा, कोई हाथ से वो एम्ब्रॉयडरी होता है ना, कसीदे वाला काम, वो कर रहा है, ओके। सो एक्टिविटीज आर डन एट होम और इन स्मॉल वर्कशॉप, या तो आप घर पे कर रहे हो या आप छोटी सी वर्कशॉप में, है ना, छोटी सी दुकान में कोई काम कर रहे हो, पर हाथ से कर रहे हो, है ना, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कुछ नई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो, है ना। फैमिली वर्कर्स जो है यूजुअली इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, बहुत छोटे लेवल पे है, इसलिए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है। देन हम लोग बात करें शॉपकीपर, है ना, आपके घर के आसपास भी आप लोग देखोगे किराने वाले अंकल होंगे या भैया होंगे, ठीक है, तो वो क्या है, वो शॉप कीपिंग कर रहे हैं, यानी उन्होंने मार्केट से सामान उठाया, अपनी शॉप में फिल किया, और फिर वो जो है बाकी लोगों को वो लोग सेल आउट करते हैं, है ना। तो स्मॉल शॉप सेल्स वो क्या सेल करते हैं, डेली यूज में जो आपको आइटम काम में आता है, जो भी चीजें काम में आती है उसको सेल करते हैं। देन हमारा है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था, ऐसी फैसिलिटीज जो आपको या आपके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल आप देखें, पीपल अर्न बाय ड्राइविंग रिक्शास, टोंगास, ट्रैक्टर्स, जीप्स और ट्रक्स, तो ये सारी क्या है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज है। ऑलराइट गाइस, सो ये था आपका स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इसमें हमने क्या समझा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में समझा, है ना, फार्मिंग बेस्ड, नॉन फार्मिंग बेस्ड। पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज था, उसमें कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रन हो रही हैं, कैसे कैसे लोग रह रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सब हमने समझा। ये बेसिक्स था इकोनॉमिक्स का। इसके आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको और ज्यादा इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलता रहेगा, ठीक है। और इसी के साथ गाइस, जाने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर आ चुका है। मॉनसून सीजन चल रहा है, तो इस मॉनसून सीजन के चलते ही उत्कर्ष आपके लिए लेकर आ गया है धमाकेदार ऑफर्स।
अब ये ऑफर्स क्या हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं, देखिए 6 to 12 के ऐप पर सभी जितने भी कोर्सेज हैं ऑनलाइन कोर्सेज पे आपको मिलने वाला है अप टू 90% तक का डिस्काउंट। ओके, पर सबसे पहले ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो ऑफर है आपके लिए अवेलेबल रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 25 जुलाई तक। ठीक है, 25 जुलाई तक ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल रहने वाला है। और इसी के साथ मैं बात करूं, आपको एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट भी मिलने वाला है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कूपन कोड यूज करना है जिसमें आपको लिखना है स्कूल 15 SCHOOL15। ये कूपन कोड जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको उस कोर्स पे मिलेगा एक्स्ट्रा 15% तक का डिस्काउंट। बट ये जो 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है ये सिर्फ अवेलेबल रहने वाला है 23 जुलाई तक। तो ये 25 जुलाई तक अवेलेबल नहीं है। 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है सिर्फ 23 जुलाई तक अवेलेबल रहने वाला है। और इसी के साथ आपको मिलने वाला है एक और ही बेहतरीन फैसिलिटी, दैट इज रिकॉर्डेड कोर्स फ्री विथ लाइव कोर्सेज। यानी आपकी लाइव क्लासेस तो आपकी रेगुलर चल ही रही हैं, बट कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई स्पेसिफिक चैप्टर है जो अभी तक आपकी लाइव क्लासेस में नहीं कवर हुआ है, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आपको वो चैप्टर पहले कवर करना है, तो आप उस रिकॉर्डेड क्लास से वो चैप्टर आराम से इजीली कवर कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देर किस बात की, फटाफट से जाके एनरोल कर लीजिए, इस मेगा ऑफर का लाभ उठा लीजिए और उत्कर्ष के साथ जुड़ जाइए। एनरोल नाउ एंड थैंक यू सो मच।